नमस्कार। गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम दो ऐसे खेलों से शुरुआत करेंगे जिसको बच्चे आमतौर पर खेलते हैं। आप यहाँ देखिए, ये कुछ बच्चे खेल खेल रहे हैं, सांप सीढ़ी और लूडो। सांप सीढ़ी और लूडो इस गिट्टी की मदद से खेले जाते हैं और इस गिट्टी को पाशा बोलते हैं हिंदी में और अंग्रेजी में बोलते हैं डाइस। इस का ज्योमितीय में, गणित की ज्योमिति में एक अलग नाम है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब हम एक और दूसरे खेल की बात करते हैं। आप देखिए, यहाँ पर एक लड़का खेल खेल रहा है और वो इस खेल के साथ अपना खेल खेल रहा है। ये इस तरह से घूमता है। प्राय खिलौनों की दुकान से बच्चे इसको खरीद के लाते हैं या गांव में अड़ोस पड़ोस में कहीं मेला लगता है, मेले से ये खेल बहुत खरीदे जाते हैं। आप देखें कि अभी तक जो गणित में हमने सीख लिया है, उस गणित की सीखी हुई बहुत सी बातें इस खेल के अंदर निहित हैं। ये आप देखें कि ये जो है, इस खेल को खेलने का तरीका ये है कि वो इस तरह से एक फलक पर एक ही तरह के सारे रंग लेकर आने होते हैं और ये फलक हमें गणित की अब तक की सीखी गई बहुत सारी अवधारणाओं के बारे में बताता है कि यहाँ पर ये छोटे छोटे डिब्बे बने हुए हैं और ये छोटे छोटे डिब्बों की गिनती 9 है। यदि हम इसकी बात करें कि भुजा इसमें कितनी है, इसकी 4 भुजाएं हैं और प्रत्येक भुजा समान माप की है। इस तरह से इस आकृति को हमने सीखा है कि यह एक वर्ग है। अब इसके दूसरे फलकों की बात करें तो हर बार हम देखेंगे कि यह एक वर्ग है और इस को यदि हम 3 विमाओं वाली आकृति के रूप में देखें, 3 विमाओं में हमारी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और उसके साथ हमारी मोटाई या ऊंचाई भी आ जाती है। तो 3 विमाओं में हमने बहुत सारे ठोस आकृतियों के बारे में अभी तक सीखा है। एक जोकर की टोपी होती है, आपका जो सॉफ्ट आइसक्रीम खाते हैं वो होती है, गेंद होती है, उसका अलग आकार होता है, ईंट होती है। ईंट को आप देखें तो उनमें से जो इस तरह की आकृति है, उस आकृति का आपको नाम याद होगा। आप वो नाम याद रखें। उससे पहले हम एक और बात आपसे पूछते हैं कि जो ये खेल है, जो ये वस्तु है, इस वस्तु का नाम क्या है? जी, इस वस्तु का नाम है क्यूब। रूब्रिक क्यूब इसको बोलते हैं और बहुत सारी प्रतियोगिताएं इसके ऊपर होती हैं। जापान में और चाइना में बच्चे इसको बड़े चाव से खेलते हैं और इसके बड़े कंपटीशन होते हैं। ये जो क्यूब है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक वही चीज़ कहते हैं जो ज्योमिति में हमने गणित में इस तरह की वस्तुओं के लिए नाम पढ़ा है और वो नाम है घन। आज हम कक्षा 8वीं का 7वां अध्याय घन और घनमूल पढ़ेंगे। अभी तक पिछले अध्याय में हमने सीखा वर्ग और वर्गमूल। एक बार वर्ग को अंकगणित में कैसे लिखते हैं वो हम रिवाइज करेंगे। 7वीं कक्षा में हमने घात और घातांक सीखा था। 1 गुणा 1 बराबर 1 की घात 2, 2 गुणा 2 बराबर 2 की घात 2, 3 गुणा 3 बराबर 3 की घात 2। इस तरह से n गुणा n बराबर n की घात 2। इन सभी संख्याओं को हम दोबारा से बोलें तो पहला था 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और इस तरह से n का वर्ग। वर्ग किसी संख्या की घात 2 को कहा जाता है और
इस तरह से प्राप्त संख्या को हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। आइए अब हम वर्ग और घन में क्या समानताएं हैं इसको ज्योमिति के आधार पर देखते हैं। एक वस्तु इसमें हम देखें, इस घन का यदि हम एक फलक लें तो ये वर्गाकार है, दूसरा फलक भी वर्गाकार है, तीसरा फलक भी, चौथा फलक भी, यानी कि सारे के सारे फलक सर्वांग सम हैं और वर्गाकार हैं। इस प्रकार के 6 फलकों से ये ठोस बना है। तो यहाँ हम जब इसकी लंबाई की बात करें, जब इसकी चौड़ाई की बात करें और जब इसकी ऊंचाई की बात करें, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये हमारी हो गई 3 विमाओं वाली ठोस आकृति। तो इसको हम जब वर्ग में बात करते हैं वहाँ पर 2 विमाएं आती हैं, लंबाई और चौड़ाई। उसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, इसलिए हम कहते हैं भुजा गुना भुजा। जब हम घन की बात करेंगे तो हम भुजा ना कहकर इसका किनारा कहेंगे और प्रत्येक किनारा समान माप का रहेगा, तो हम किनारा गुना किनारा गुना किनारा, यदि हम भुजा की बात करें भुजा गुना भुजा गुना भुजा, ये हम 3 बार लिखेंगे। अभी तक हम सीख चुके हैं कि इस तरह की जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं वो घन के आकार की होती है। ये एक घन है। पूर्ण घन संख्याएं निकालने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। इस तरह की कितनी घन लगाए जाएं ताकि जो नई है वो एक पूरा घन बने। एक के बाद हम 2 कर 2 2 और 2, ये 4 और 4 8 बन गए। तो ये 1 और ये 8। इस तरह से अगली संख्या, इसमें 2 में 1 और जोड़ दिया 3, तो 3 गुना 3 ये 9 हो गए, 9 बीच में और 9 बाहर, तो ये 27 एक अगली संख्या आ गई। और फिर अगली संख्या 1 2 3 4 इस तरफ हैं तो 4 ही दूसरी भुजा में होंगे, तो ये वर्ग बन गया। और इसकी ऊंचाई भी 4 ले लें तो ये घन बन गया। तो इसमें 4 चौके 16 और 16 चौके 64। इस प्रकार हमारे पास संख्या आई 1 8 27 और 64। 1 8 27 64 ये सभी पूर्ण घन संख्याएं हैं। इस घन को अंकगणित में कैसे लिखा जाएगा उस पे हम चर्चा करते हैं। 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1 की घात 3। 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 की घात 3। 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 3 की घात 3। और इस तरह से n गुणा n गुणा n बराबर n की घात 3। 1 की घात 3 बराबर 1, ये 1 का घन हो गया। 2 की घात 3 बराबर 8, ये 2 का घन हो गया। 3 की घात 3 बराबर 27, यह 3 का घन हो गया। और इस तरह से n की घात 3 बराबर n की घात 3 ही रहेगी और इसको बोलेंगे n का घन। यहाँ से हम सीख चुके हैं कि घात 3 को घन कहा जाता है। किसी संख्या की घात 3 को उस संख्या का घन कहते हैं। और इस तरह से प्राप्त संख्या को हम पूर्ण घन संख्या कहेंगे। 1 से 10 तक की सारणी हम देखें, सारणी में हम पाते हैं 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000। 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में केवल
10 पूर्ण घन संख्याएं हैं। इस सारणी में हम देखेंगे कि विषम संख्या का घन विषम संख्या आ रहा है और सम संख्या का घन सम संख्या होता है। जब हम 1 का घन 1 आएगा, 3 का घन 27, 3 भी विषम संख्या और 27 भी विषम संख्या है। इसी तरह से अन्य संख्याओं के बारे में हम देख सकते हैं। 2 सम संख्या है और उसका घन 8 भी सम संख्या है। 4 एक सम संख्या है और 64, 4 का घन 64 वो भी सम संख्या है। इस प्रकार से हमें ये स्पष्ट हो गया, सम संख्याओं का घन सम संख्या होगी और विषम संख्याओं का घन विषम संख्या होगी। एक बार ऊपर लिखित संख्याओं को देखें, ये सब विषम संख्याएं हैं और इन विषम संख्याओं के साथ हम पिछले अध्याय में वर्ग और वर्गमूल में बहुत अच्छे से खेल चुके हैं। क्या कोई प्रतिरूप यहाँ घन में भी ये संख्याएं बनाती हैं? अब आप थोड़ा सा और गौर करें तो मैंने यहाँ कुछ ऊपर दंड रेखाएं लगाई हुई है। यहाँ 1 पर है, आगे 2 संख्याओं पर है, 3 संख्याओं पर है, 4 संख्याओं पर है और आगे 5 संख्याओं पर होंगी। आइए देखते हैं ये हमें क्या देती है। पहली संख्या लेते हैं 1, और यदि हम 1 की बात करें तो 1 का घन भी जो है वो 1 ही होता है। अगली संख्याएं लें 3 और 5। यदि हम 3 और 5 को जोड़ दें तो ये संख्या बनती है 8, और 8 को हम देखें, क्या यह पूर्ण घन संख्याओं में से कोई संख्या है? बिल्कुल है, 2 का घन। अगली 3 संख्याएं हम लें 7, 9 और 11। यदि हम तीनों को जोड़ दें तो 11 और 9 20 और 7 27, और 27 भी एक पूर्ण घन संख्या है। यह 27 किस संख्या का घन है? 3 का। और इस तरह से अगली संख्याएं 11 के बाद विषम संख्या 13 जमा 15 जमा 17 और जमा 19, इन सब का जोड़ यदि हम करें तो ये आएगा 64। और 64 भी हम जानते हैं कि एक पूर्ण घन संख्या है। और 64 किसका घन है? 64 4 का घन है। इस तरह से इस पैटर्न को हम आगे बढ़ा सकते हैं। एक एक्टिविटी के माध्यम से हम देखेंगे प्रैक्टिकली किसी संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए हम क्या करते हैं। हम ये छोटे घन ले लेते हैं और इन छोटे घनों को इस तरह से, ये कोई संख्या है, गिन लेते हैं 9 और 6 15 और 3 18। इस 18 को पूर्ण घन बनाने के लिए कितने घन इसमें और जोड़े जाए? देखें, यहाँ पर 3 घनों की जगह खाली है। हमने ये 3 घन लगा दिए, इसमें 3 घन लग गए हैं। उसके ऊपर 6 घनों की जगह खाली है, तो ये 6 घन इसके ऊपर हम लगा दें तो कुल कितने घन हमने इसमें जोड़े? 9 घन। 9 घन और जोड़ने के बाद अब घनों की संख्या जो है वो 27 हो गई है। तो 27 क्या है? हमारी एक पूर्ण घन संख्या है। अभी तक हम घन और पूर्ण घन संख्याओं के बारे में जान चुके हैं। घन संख्याओं के एक पैटर्न के बारे में हम बात करते हैं। एक संख्या हम लेते हैं 4,
4 के अभाज्य गुणनखंड हम बनाएंगे 2 गुणा 2। 4 का घन होता है 64 और 64 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 की घात 3 गुणा में 2 की घात 3। अगली संख्या 6। 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3। 6 का घन 216 और 216 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 2 की घात 3 गुणा में 3 की घात 3। एक और संख्या लेते हैं 15। 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा में 5। 15 का घन 3375। 3375 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 3 की शक्ति 3 गुणा में 5 की शक्ति 3। इस तरह से हम पाएंगे कि प्रत्येक पूर्ण घन संख्या के अभाज्य गुणनखंड 3 के समूह में आएंगे। कोई संख्या पूर्ण घन है या नहीं, इसका कैसे पता लगाया जाए, उसके लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। अब प्रश्न आता है कि कोई संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है तो उसको पूर्ण घन संख्या कैसे बनाया जाए। एक छोटी संख्या लेकर हम इसका हल करेंगे। हम एक संख्या लेते हैं 32। हम 32 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से भाग करेंगे 16, 2 से भाग करेंगे 8, 2 से भाग करेंगे 4 और 2 से भाग करेंगे 2। तो 32 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। और यहाँ हम घन निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 का समूह बनाते हैं। तो ये जो 2 है वो हमारा 3 का समूह बन गया, लेकिन ये जो 2 है वो हमारा 2 का ही समूह रहा। तो यहाँ 3 के समूह पूरे नहीं बने हैं, अतः यह जो संख्या है यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब हम आगे बात करेंगे कि इसको किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि यह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो ये जो 32 है इसको हम किस संख्या से गुणा करें। यहाँ पर इस समूह को 3 का समूह बनाने के लिए हमें एक और गुणनखंड की आवश्यकता है और वो गुणनखंड है 2। तो हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, ये तो 2 की घात 3 हो गया। तो जहाँ हमने ये 2 से गुणा किया है इसके दाईं ओर, तो बाईं ओर भी हम 2 से गुणा कर देंगे। ये आ गया आपका 64 और 64 जो होगा ये 2 की घात 3 गुणा में 2 की घात 3 और ये बराबर आ गया 2 दूनी 4 की घात 3। तो 64 का जो घनमूल है वो आया 4 और ये 64 जो है वो पूर्ण घन संख्या बन गई है। यदि किसी दी गई संख्या को जांच के बाद हम पाते हैं कि यह संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है तो किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए ताकि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। छोटी संख्या हम लेंगे शुरू में और फिर बड़ी बड़ी करते जाएंगे। इससे पहले अभाज्य गुणनखंड बनाना हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। 375 के हम अभाज्य गुणनखंड बनाएं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15, 5 गुना 25 125, 5 पाँचे 25 और 300
75 बराबर 375 बराबर 3 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 5। यहाँ पर हम देखते हैं जब 3 3 के समूह बनाएंगे तो 5 तो 3 के समूह में आता है, लेकिन 3 जो है वो अकेला ही है। तो जो फालतू की संख्याएं बच जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड 3 3 के समूह बनाने के बाद जो अभाज्य गुणनखंड शेष रहेंगे उन्हीं से हम इस संख्या को भाग कर देंगे। तो 375 को हम भाग करेंगे 3 से और यहाँ गुणनखंडों को भी हम भाग कर देंगे 3 से। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 125। तो 125 5 का घन बन गया। इस तरह से 3 से भाग देने पर 375 पूर्ण घन संख्या 125 बन गया। अभी तक हम पूर्ण घन संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं और यह एक पूर्ण घन संख्या है। इसमें जितने घन लगे हुए हैं यदि हम उन सब की गिनती करें तो ये जो संख्या है ये बनेगी 64। और 64 कैसे आया था? 4 गुणा 4 गुणा 4। अब दी गई घन संख्याओं के घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं? ये जो संख्या है ये किस संख्या का घन है और यह जिसका घन है वह संख्या इस संख्या का घनमूल है। यदि हम इसकी बात करें तो इसमें हमारी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये सब बराबर माप की है और इसका एक किनारा जो है उसको हम गिन लें 1 2 3 4। ये जो 4 संख्या आई ये इसका घन है 64। 64 का घनमूल होगी 4। 27 का यदि हम देखें तो ये संख्या 27 है, वो भी एक पूर्ण घन संख्या है। और ये 27 किसका घन है? 27 3 का घन है। तो 3 क्या हो गया? 27 का घनमूल। घन में हम घात 3 लेते हैं और घनमूल में हम घात 1/3 लेते हैं। पिछले अध्याय में हमने सीख लिया था कि वर्ग जो होता है किसी संख्या की घात 2 होता है और वर्गमूल किसी संख्या की घात 1/2 होता है। ठीक इसी तरह से घन में भी जो घन होता है वो किसी संख्या की घात 3 होता है और घनमूल किसी संख्या की घात 1/3 होता है। तो हमारा जो अध्याय घन और घनमूल है, घन का अर्थ है किसी संख्या की घात 3 और घनमूल का अर्थ है किसी संख्या की घात 1/3। एक बड़ी सी संख्या लेते हैं 15,625 और 15,625 का घनमूल निकालना है। यानी कि हमें बताना है कि यह संख्या किस संख्या का घन है। तो हमारे पास विधि वही रहेगी, अभाज्य गुणनखंड। हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजी 25, 31 25। फिर 5 से भाग देंगे। 5 छिका 23, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। 5 से भाग देंगे 125 और फिर 5 से भाग देंगे 25 और फिर 5 से भाग देंगे 5। अब हम देखते हैं 15,625 के गुणनखंड। 625 के गुणनखंड आए 5 गुना में 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 5। अब 5 5 5 5 5 ये जो अभाज्य गुणनखंड आए
इनको हम 3-3 के समूह में इकट्ठा कर देंगे। एक समूह 3 का ये बन गया और एक समूह बन गया ये। अब ये 15,625 बराबर किसके हो गया? 5 की घात 3 गुना में 5 की घात 3। और जब हम इसका घनमूल लेंगे 15,625 और इस 5 की घात की 3 की घात 1/3 करेंगे। घात और घातांक में हम सीख चुके हैं 5 की घात 3 और सारे की घात जब 1/3 होगी तो ये होगा 5 की घात 3 और गुना में 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये 5। तो जब हम इसका घनमूल लेंगे तो ये बनेगा 5 और गुना में 5 और ये आ गया 25। तो ये 15,625 25 का घन है और 25 15,625 का घनमूल है। यदि हम इसमें केवल ये निशान लगा देते हैं तो ये पिछले अध्याय में हमने सीखा वर्गमूल का निशान है। यहाँ घात होती है 1/2, लेकिन यहाँ हम ज्ञात कर रहे हैं घनमूल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। और इसको दूसरा जो लिखने का तरीका है 15,625 इस सारे की घात 1/3 लिख देंगे। तो ये भी एक घनमूल को लिखने का तरीका है। हम इसका प्रयोग कर सकते हैं या इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 15,625 का घनमूल आया 25 और 25 का घन है 15,625। पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल निकालने के लिए हमारे पास एक और विधि है। उस विधि का भी हम यहाँ एक संख्या लेकर जिक्र करेंगे और सीखेंगे। एक संख्या है जो पूर्ण घन संख्या है 91,125। 91,125। जब हमने भाग विधि से वर्गमूल किया था तब हमने इकाई की तरफ से 2-2 अंक लेकर समूह बनाए थे। अब हमें घनमूल ज्ञात करना है तो इकाई की तरफ से 3-3 अंक लेकर हम समूह बनाएंगे। 91,125 में पहला जो समूह है वो 125 बन गया है और दूसरा समूह जो है वो 91 बन गया है। 125 में पहला जो चरण बनेगा आपका वो स्टेप 1 जो रहेगा उसमें आपने 125 लेना है। पहला जो समूह है वो हमें इकाई का अंक देगा और यहाँ इकाई का अंक हमें प्राप्त हुआ 5। तो इस संख्या के घनमूल में इकाई का अंक होगा। इकाई का अंक वो हो गया हमारे पास 5। अब हम दूसरा समूह देखते हैं स्टेप 2। जो स्टेप 2 है दूसरा चरण हमें क्या देगा, इसमें दहाई का अंक क्या रहेगा। अब 91 और 91 हम देखते हैं कि किन 2 पूर्ण घन संख्याओं के बीच में आएगा। यदि हम 91 को 64 4 का घन और 5 का घन 125, तो यहाँ 2 पूर्ण घन संख्याएं 64 और 125 हैं। इसके बीच में आता है 91। तो 125 जो 5 का घन है वो तो इससे बड़ा हो जाएगा, 4 का घन इससे छोटा रहेगा। अब हम यहाँ लेंगे 4। अतः घनमूल में दहाई का अंक वो हमारा रहेगा 4। इस प्रकार दी गई संख्या 91,125 का घनमूल
हमारा रहेगा 45। अब बच्चे आम तौर पर ऐसी गलतियां करते हैं, वो 91,125 को बराबर लिख देते हैं 45 के, जबकि ये पूर्णतः गलत है। ये 45 क्या है? 91,125 का घनमूल है। तो हमें इस संख्या के ऊपर घनमूल का निशान लगाना पड़ेगा, तभी ये दोनों पक्ष बराबर होंगे। 91,125 का प्रत्यक्ष विधि से हमने घनमूल निकालना सीखा और वो आया 45। एक बार इस विधि को पुनः देखते हैं, 45 कैसे आया। पहले समूह हमने लिया था 125 और 125 में इकाई का अंक आया 5। वो घनमूल में इकाई का अंक हमने 5 लिख दिया। दूसरा जो समूह लिया वो हमने देखा कि दो पूर्ण घन संख्याओं के बीच में है और वहाँ पर उससे ठीक पहले की पूर्ण घन संख्या 64 है और 64 होता है 4 का घन, तो दहाई का अंक हमारे पास आया 4। ये 4 हमने यहाँ पर दहाई के स्थान पर लिख दिया और इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 45, जो कि 91,125 का घनमूल है। अब एक्सरसाइज से बच्चे कुछ और अभ्यास करेंगे और अपने आप अभ्यास करके इस घन और घनमूल के अध्याय को बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे। अभी तक हमने घन और घनमूल के सभी प्रश्नों को छू लिया है। अब हम आपके लिए गृह कार्य के रूप में एक खेल देते हैं। पहली 9 विषम संख्याओं को आपने इस वर्ग में इस तरह से लिखना है कि प्रत्येक पंक्ति का, प्रत्येक स्तंभ का और प्रत्येक विकर्ण का योग एक पूर्ण घन संख्या आए। और ये खेल जो आपके लिए है वो बहुत ही मज़ेदार रहेगा। आइए देखते हैं कि इस खेल को कितनी जल्दी कितने बच्चे पूरा कर लेते हैं। यह खेल आपके लिए अध्याय के साथ साथ अतिरिक्त कार्य के रूप में रहेगा।